नमस्ते कर्नल साहब, कैसे हैं? बढ़िया। कर्नल योगेंद्र सिंह आर्मी से रिटायर्ड हैं और एक हरियाणा की हिस्ट्री पे, खासकर सैन्य हिस्ट्री पे बहुत अच्छे इतिहासकार भी हैं। आज हम इनसे हरियाणा की जो आइडेंटिटी है और उसका जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ, उसमें 1857 के युद्ध का क्या खासकर रोल रहा, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और 1947 के बाद वो किस तरीके से बदला और फाइनली सोशल मीडिया के एज में वो क्या आइडेंटिटी फॉर्मेशन हुआ, क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने इस आइडेंटिटी को डिफाइन किया है। तो सर, पहले हरियाणा आइडेंटिटी पे बात करने से पहले आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है, इससे शुरू कर लेते हैं। आइडेंटिटी जो शब्द है इसके बहुत सारे मीनिंग हैं। आइडेंटिटी एक्चुअली आप अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, किस ढंग से आप अपने आप को दिखाना चाहते हो। बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं। जेंडर बेस्ड आइडेंटिटी, मेल आइडेंटिटी, फीमेल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट आइडेंटिटी, और सोशल आइडेंटिटी, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी। तो बहुत सारी आइडेंटिटी होती हैं। इनमें से एक मोटा ग्रुप, बड़ा ग्रुप है जो होता है कलेक्टिव आइडेंटिटी, जिसके अंदर कास्ट, रिलीजन, क्रीड, रेस, ये इस किस्म की आइडेंटिटीज़ आती हैं। इन्हीं में एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम कहते हैं कल्चरल आइडेंटिटी। तो जब हम हरियाणवी को डिफाइन करना चाहेंगे एज एन आइडेंटिटी, तो हम कोशिश कर रहे हैं एक कल्चरल आइडेंटिटी डिफाइन करने की, कि इसके जो रूट्स हैं वो कल्चर में है। जो लोग अपने आप को हरियाणवी माने वो ज़रूरी नहीं कि एक ही रिलीजन से संबंधित हों, एक ही धर्म की विचार, एक ही किस्म के विचार रखते हों, एक ही किस्म के पॉलिटिकल वो हो, लेकिन उनके तीन चीज़ें हैं जो उनको डिफाइन करती हैं आम तौर पे। एक तो है ज्योग्राफी, दूसरा है उनका लैंग्वेज, और तीसरा है उनका कल्चरल। तो इसमें से ज्योग्राफी उसको फलने फूलने का जगह देती है किसी भी कल्चरल आइडेंटिटी को। कल्चर जो है वो सम टोटल होता है उनके वैल्यू सिस्टम का, जो वहाँ पे अपनी सोसाइटी को बनाते हुए डेवलप करते हैं, और लैंग्वेज उनकी एक बाइंडिंग फैक्टर। आज के युग में ज्योग्राफी का रोल थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है, क्योंकि अभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेशली इंटरनेट वगैरह इतना अवेलेबल हो गया है कि आप ज़रूरी नहीं कि फिज़िकली हरियाणा में हो तो ही हरियाणवी हो। आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रह के भी हरियाणवी हो सकते हो। लेकिन पहले के समय में जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने विकसित नहीं थे, तो उस समय एक फिज़िकल प्रेजेंस ज़रूरी थी। तो फिज़िकल प्रेजेंस एक जोग्राफिकल एरिया में था एक मेजर फैक्टर आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी को डिफाइन करने का। तो ये जो बैकग्राउंड है, इसके बाद हम आते हैं हरियाणवी आइडेंटिटी। हरियाणा जो है वो जैसे एक वो कुछ ये कह सकते हैं कि ये फोर्स फिटेड सा लगता है, जिसके अंदर अलग अलग किस्म के लोग, ये फलाना वॉल, ये ढिमकाना वॉल, अहीर वॉल, बाटियाना, ये जोड़ दिए गए हैं। लेकिन एक्चुअली आप थोड़ा सा इसको डीपली स्टडी करेंगे तो ये एक रीज़न है जो कल्चरली सेम है, और ये जो हम कोशिश करते हैं इसको डिफाइन करने की छोटे छोटे अंगों में, वो एक्चुअली हम मेनली फोनेटिक्स और टोन जो उसके आधार पे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और हम उनकी कल्चरल सिमिलरिटी, कस्टम एंड ट्रेडिशनल की सिमिलरिटी को इग्नोर करना चाहते हैं उस समय। तो अगर हम देखें कि एक जोग्राफिकल एंटिटी और जिसके अंदर जो कल्चरल एंड ट्रेडिशनल सिमिलरिटीज़
ओवरवेलमिंगली सेम हैं, तो आपको दिखेगा कि हरियाणा जो है वो आज का जो पॉलिटिकल हरियाणा है, इसके अलावा बटियाना जो आज के दिन बीकानेर में हनुमानगढ़ जिला जो है वो, और शेखावटी का ऊपर वाला हिस्सा यानी नदर्न हिस्सा जो आपको टच करता है लोहारू नारू वाला जो, हाँ, और उसके बाद मेवात बिल्कुल हरियाणा का हिस्सा है, और ना सिर्फ मेवात बल्कि साथ में लगता ब्रज का हिस्सा भी, और गंगा दोआब का जो एरिया है सेंट्रल दोआब जो है उसको तो ये एक एरिया है जिसकी कल्चरल सिमिलरिटीज आर ओवरवेलमिंगली कॉमन। तो ये अब इसके आगे अगर हम देखें, और इसमें वो दिल्ली का भी हिस्सा आ जाता है, दिल्ली देहात ये पूरा जो 1947 से पहले का जो था, हाँ विदाउट दैट चेंजिंग द डेमोग्राफिक्स, जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है पिछले 70-80 सालों में, उसको अगर हम हटा भी दें, उस समय की बात करें 1947 की, तो आप देखेंगे मतलब पार्टीशन से जस्ट पहले की बात, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे रेफ्यूजीज आए थे, जो वो कंपोजिशन था, इसको भी पूरे हरियाणा को ही देश वाली बेल्ट में ही, मतलब दिल्ली को पूरे देश वाली बेल्ट में ही काउंट किया जाता था। एक्चुअली यू आर राइट। मैं इनफैक्ट आई लाइक टू गो बैक अ लिटिल मोर। मुगल समय में ये जो हिस्सा था इसको दिल्ली सूबे का हिस्सा कहा जाता था, और दिल्ली सूबे के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो था वो हिसार फिरोजा सरकार, दिल्ली सरकार, और उनका सरकार मुगल समय में आप मानिए एक आज के डिस्ट्रिक्ट के बराबर का एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी था। तो 3 सरकार में ये लगभग आ जाता था। एक था आगरा प्रदेश की नारनौल तिजारा, दूसरा जो मेजर पोर्शन था जिसमें पूरा हिसार, पार्ट ऑफ बटियाना और बागड़पुरा आ जाता था, वो था हिसार फिरोजा। और उसके बाद थी दिल्ली सरकार जिसके अंदर ये सारा आपका गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल ये आ जाते थे। तो सिरहिंद के पास आता, सिरहिंद सरकार जो दिल्ली सूबे का हिस्सा थी उसका कुछ हिस्सा आता था जो जिसको हम आज अम्बाला कह देते हैं। थानेसर जो था वो कुरुक्षेत्र का हिस्सा जो है, या पेहवा, वो सिरहिंद सरकार। तो बेसिकली ये जो एरिया था इसको उस समय से ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और एक कल्चरल यूनिट माना गया। और कहीं ना कहीं जो बाउंड्री थी पंजाब और हिंदुस्तान जो मानी जाती थी उस समय, जो टर्म्स थी उसमें सतलुज एक बाउंड्री थी, कल्चरल बाउंड्री कहीं ना कहीं। एक्चुअली पंजाब नाम की टर्म मुगल समय में नहीं थी, लाहौर सूबा था। और जो आज का पंजाब है, मतलब अगर आपको इसको ब्रिटिश टाइम का भी पंजाब लें तो जो उसके अंदर जो मुगल सूबों के मुल्तान सूबे का कुछ हिस्सा आ जाता है, लाहौर सूबे का मेजर हिस्सा आ जाता है, और 1857 के बाद अम्बाला डिवीज़न। लेकिन उस समय भी ब्रिटिशर्स ने इसको 1857 में पंजाब के साथ इसलिए मिलाया था कि वो एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पंजाब जो बाय एंड लार्ज लॉयल रहा था उसके साथ ये जो एरिया जो बाय एंड लार्ज रिवोल्ट कर गया था, इसको जोड़ दो तो एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको कंट्रोल करना कन्वीनियंट होगा। तो एक्चुअल में हमारे एरिया की और पंजाब के अंदर कल्चरल सिमिलरिटीज़ बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ, अगर आप कंपेयर करेंगे से गंगा दोआब का एरिया जो मैं डिफाइन कर रहा था, अलीगढ़ से लेके सहारनपुर के बीच का एरिया, इस एरिया के बीच में आपको जो पॉपुलेशन है, चाहे वो राजपूत पॉपुलेशन है, चाहे वो जाट पॉपुलेशन है, चाहे वो गुजर पॉपुलेशन है, उनके ना सिर्फ सोशल लिंक्स रहे हैं इस पार यानी यमुना के वेस्ट में, उनके कस्टम्स भी सिमिलर हैं, इसीलिए उनके वो सोशल इंटरेक्शन भी रहा है, मैरिजेस वगैरह। जबकि अगर आप उधर को देखेंगे तो ये रिसेंट फिनोमेना है,
और रिसेंट फिनोमेना से मेरा कहने का मतलब है कि जब से जंगल देश, जिसको मालवा भी कहते हैं, उस समय जंगल देश कहते थे, ये कन्वर्ट हुआ टू सिखिज्म, उसके बाद से उनके कल्चरल लिंक्स जमुना के पार बने हैं, सॉरी सतलुज के पार बने। इनफैक्ट सिरहिंद जो नाम है वो सरे हिंद यानी हिंदुस्तान का सिरा, हाँ एक छोर। सिर, उसका जो हेड पार्ट है वहाँ से, क्योंकि जो पुराना जो ट्रैक डेवलप हुआ, रोड डेवलप हुआ था शेरशाह सूर के बाद, वो वहाँ से क्रॉस करता था। जीटी रोड। हाँ, जिसको शेरशाह सूर का रोड भी कहते हैं। उससे पहले जो रास्ता आता था वो मुल्तान से हिसार होते हुए आता था। शेरशाह सूर के समय में उन्होंने ये रास्ता डेवलप किया था। तो उस पे जो सिरहिंद था वो एक्चुअली दिल्ली सूबे का हिस्सा रहा है, लाहौर सूबे का हिस्सा कभी नहीं था। तो ये जो मालवा जो है, जो जस्ट सतलुज के इस पार है, जो आज मतलब सबसे बड़ा हिस्सा, आज के पंजाब का सबसे बड़ा हिस्सा है, पॉलिटिकली भी उसको ही डोमिनेंट माना जाता है कि जो वहाँ पे जीतेगा वो पंजाब पे राज करेगा। ये मालवे के हिस्से में ये कब कन्वर्ट हुआ, क्या इसकी क्या कहानी है कि ये सिखिज्म की तरफ कैसे कब गए ये? एक्चुअली ये शुरुआत होती है 9वीं और 10वें सिख गुरु के समय में। मखवाल गुरु तेग बहादुर का स्थान था, वहाँ से वो ऑपरेट करते थे और वो इस एरिया के अंदर एक्टिव रहे हैं, भटियाना और ये जो आप एरिया डिफाइन कर रहे हो घग्गर और सतलुज के बीच का। तो इस दौरान उनके इस एरिया में काफ़ी फॉलोअर्स बने और उसके बाद 10वें गुरु भी इस एरिया में एक्टिव रहे, उनके भी फॉलोअर्स बने। लेकिन उस समय उनके फॉलोअर्स में और एक नॉर्मल हिंदू या मुसलमान के ड्रेस और लुक्स वगैरह में कोई फ़र्क नहीं था। ये अब जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है पटियाला परिवार का। अब आला सिंह जो इनका कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाँ पूर्वज और जो एक्चुअली इसके संस्थापक मान सकते हो आप, वो 1721 में उन्होंने गद्दी संभाली थी और वो चले थे आई थिंक 1753 या नहीं मेरे ख्याल में 60 तक चले थे वो। तो उन्होंने पहली बार पहुल कहते हैं उन्होंने ली थी 1730 में। अच्छा, 27 में या 30 में। पहुल लेना मतलब कन्वर्ट करना। लेकिन 1760 में उनके बारे में जो लिख रहा है एक जो इसका बायोग्राफर आया था अब्दाली का उसके साथ, वो लिखता है कि ये आइडल वर्शिपिंग हिंदू है, यानी ये मूर्ति पूजक है। तो ये जो था समय, ये बड़ा डिफ्यूज्ड आइडेंटिटी का था। लाइक आई टोल्ड यू के कल्चरल आइडेंटिटीज वर स्ट्रॉन्गर देन रिलीजियस आइडेंटिटीज। तो एक आदमी नोशनली गुरु नानक का भी अनुयायी हो सकता है और उसी समय वो देवी का पूजक भी हो सकता है। ये वो समय था। ये जो हार्डनिंग ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटीज है, ये पोस्ट 1857 फिनोमेना है। जहाँ तक अपने एरिया का सवाल है, ये फिनोमेना डेवलप होता है 1857 के बाद। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि हमारा जो आइडेंटिटी जो एरिया था, इसकी कल्चरल आइडेंटिटी वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम पंजाब, दैट्स अ फैक्ट। इनफैक्ट ब्रिटिश खुद अपना वो जब एबटसन वगैरह ने इस एरिया में सेटलमेंट की, सेटलमेंट मीन्स लैंड रेवेन्यू को जब वो डिसाइड कर रहे थे, तो बड़ी डिटेल्स में जाते हैं। तो उस समय वो लिखते हैं कि अम्बाला डिवीज़न, वो इस एरिया को अम्बाला डिवीज़न का कहते थे। तो वो कहता है अम्बाला डिवीज़न एक्सक्लूडिंग शिमला, उस समय अम्बाला डिवीज़न में शिमला हिल्स भी थी, हैज़ नेवर बीन अ पार्ट ऑफ पंजाब थ्रू आउट द हिस्ट्री। It is completely detached from Punjab. It has a different culture. It has a different language. Even its villages, the size of its villages is different. ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और जो ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि ये उनके स्ट्रगल को, उनकी जीवन शैली को उजागर करता है कि हरियाणा
जिस एरिया को हम हरियाणा डिफाइन करेंगे वो उसकी एक सबसे बड़ी पहचान है गांव का बड़ा साइज। आपको इस एरिया में ढाणियाँ नहीं मिलेंगी, जो भी होंगी वो पिछले 50, 60, 100 साल की होंगी, उससे पहले की ढाणियाँ आपको नहीं मिलेंगी। हमारे गांव पंजाब से बहुत बड़े थे, राजस्थान से बहुत बड़े थे, और इसका एक कारण था। ये और वो कारण था कि यहाँ पे किसान जजमान था। भाई किसान जजमान था, उसका गांव के साइज से क्या उसका संबंध ये है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड फिजिकल सेफ्टी, ये दो चीज़ें किसी भी राज्य में जो राजा होता है उसकी जिम्मेवारी होती। अगर आप राजस्थान या ये इधर लाहौर सूबा वगैरह के एरिया को देखें उस समय के, या अवध वगैरह को देखें, तो यहाँ पे आपको जमींदार मिलेंगे, ठाकुर वगैरह मिलेंगे, सेफ्टी उनकी जिम्मेवारी मिलेगी। जब भी कोई हमला होएगा तो वो जाएंगे उठ के उसका मुकाबला करने, बाकी लोग अपने काम में लगे रहें। ये एरिया था जहाँ पे ये काम दोनों सेफ्टी और सिक्योरिटी जो थे वो किसान के जिम्मेवारी थी, जो प्रधान होता था गांव का। ना 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 ना, किसान, पूरा वर्ग। हाँ, ये एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये बात हमें समझनी चाहिए। दिस इज द क्रक्स, ये जो है दिस इज द क्रक्स ऑफ आवर आइडेंटिटी, दैट आर्स इज अ एग्रेरियन मिलिट्री आइडेंटिटी which comes out of our role of being both provision of security, food security and the physical safety. तो ये जो, अगर आप एक पेंटिंग बनाना चाहें जिसके थ्रू आप हरियाणा को डिपिक्ट करना चाहें, मेरे ख्याल में वो पेंटिंग होगी, उसके सेंटर में होगा एक किसान हल चलाता हुआ जिसकी कमर पे तलवार बंधी हुई है, उसके एक साइड में होगा एक किशोर अवस्था का बच्चा जो जानवरों की देखभाल कर रहा है, जो चर रहे हैं, दूसरे साइड में होगी एक औरत या औरतें खेती और बाकी कामों में, बाहर के कामों में लगी हुई, और बैकग्राउंड में दिखेंगे आपको आर्टिसन क्लास अपने अपने काम करते हुए, लोहार अपना काम करते हुए, खाती अपना काम करते हुए, और एक बड़ी दीवार आपको दिखेगी पीछे बैकग्राउंड में। क्यों? हमारे गांव, बाकी जगहों पे गांव फोर्टिफाइड नहीं थे, एक किला होता था, एक अलग से पहाड़ी के ऊपर किला बन जाएगा, एक अलग से जगह पे किला बन जाएगा। यहाँ गांव फोर्टिफाइड था। अच्छा, क्योंकि जिम्मेवारी थी किसान की। तो ये जो गढ़ी, कई गांव के बाद में गढ़ी लिखा है, जैसे गढ़ी सांपला किलोई, तो ये गढ़ी का मतलब भी वही फोर्ट? नहीं, ये गढ़ी वो थी जहाँ पे उनका शिकदर या उनका जो नाजिम बैठता था। अच्छा, जो लगान वसूल करता था और आगे भेजता था। तो गढ़ी या ये हवेली, ये उन जगहों को मार्क करती हैं। अच्छा। हाँ, तो हमारे तो जो भी गांव था, जो हरियाणा का गांव मिलेगा, देखिए ये आप समझिए कि पूरे भारत में आप नज़र दौड़ाइए 17वीं 18वीं सदी के भारत में, एक 17वीं शताब्दी का ले लीजिए, एक मजबूत मुगल बादशाह है, शाहजहां या औरंगजेब, और उसके नीचे बहुत सारे नवाब, जागीरदार, राजा हैं। पंजाब में राजा हैं, राजस्थान में राजा हैं, पंजाब के अंदर नवाब वगैरह हैं, अवध वगैरह में वही सूबेदार, उसके नीचे जागीरदार हैं, और आगे बंगाल में चले गए तालुकदार हैं, आप डाउन साउथ चले गए तो बीजापुर सल्तनत, फलाना सल्तनत। एक एरिया दिल्ली के चारों तरफ आप कह सकते हो लगभग 200 किलोमीटर का अगर आप एक गोल दायरा बनाए, उसमें ऐसा कोई नहीं, आप ढूंढिए आपको नहीं मिलेगा।
तो क्या ये बफर जोन था? ना, ये बफर जोन तो था, वो एक अलग ढंग, अलग बात है कि इसीलिए वो इसको खाली सा लैंड रखते थे कि वो बादशाह के या उसके किसी चहेते के सीधे चार्ज में होते थे। लेकिन यहाँ पे जो समाज था वो एक डेमोक्रेटिक समाज था, जिसके अंदर जो समाज की सिक्योरिटी और सेफ्टी की जिम्मेवारी थी वो कलेक्टिव थी। यहाँ हेरिडिटरी राजा, हेरिडिटरी जमींदार कोई नहीं था। यहाँ पे कोई एक से बढ़ के एक नहीं था कि आपको ऐसे गांव नहीं दिखेंगे। आप राजस्थान में जाइए या यूपी कहीं पे भी जाइए, कोई पुराना गांव लीजिए, नीमराना चले जाइए, एक बड़ा सा महल बना हुआ है और उसके आसपास गांव बसा हुआ है झोंपड़ियों का। हमारे यहाँ पे सारे ही झोंपड़ी में रहते थे, सारे ही एक जैसे मकानों में रहते थे। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ड्यूरिंग दैट पीरियड आर्टिसंस वर मोर वेल ऑफ कंपेयर टू फार्मर। एक्चुअली इकोनॉमिक टर्म्स में आप देखो तो आर्टिसंस के घर जो थे वो सबसे अच्छे होते थे गांव में, खास तौर पे खाती, क्योंकि उनको काम मिलता रहता था हमेशा, चाहे अकाल पड़े चाहे वैसे हो तो काम उनको मिलेगा। जबकि फार्मर की इनकम बड़ी फ्लक्चुएट करती थी, इनसिक्योरिटी थी, फैमेंस बहुत थे। तो लेकिन जो जजमानी थी, दूसरे शब्दों में जो समाज को जोड़ के रखना, सिक्योर रखना, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, वो यहाँ पे किसी जागीरदार, किसी नवाब की नहीं थी, बल्कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसान की। और ये बात यहाँ के राजपूतों पे भी लागू है। आप राजस्थान जाइए तो वहाँ के जैसे राठौरों का जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, सिसोदियाओं का एक शायद मेवाड़ उनका सिसोदियाओं का है, कछवाओं का जयपुर हो गया। यहाँ पे चौहान, तंवर ये भी इसी ढंग से थे, इनका भी सोशल सिस्टम यही था। जो चौधरी वगैरह था, चौधरी एक अपॉइंटमेंट थी जो डिपेंड करती थी, इट वाज काइंड ऑफ ए इंटरफेस, कि गांव वालों ने कहा कि जी हम तो हमने ये सिलेक्ट किया है। सिलेक्टेड था वो, इलेक्टेड नहीं था, ना इलेक्टेड था ना हेरिडिटरी था, सिलेक्टेड था। भाई इस जनरेशन में हमें लगता है भाई ये आदमी सबसे ठीक है, तो गांव ने डिसाइड कर लिया भाई तू करेगा इंटरफेस। तो वो फिर उनका जो भी नाजिम था, सिकदा था, उसके साथ इंटरफेस करता था। अगर उसको वो बंदा नहीं समझ में आया, वो गांव को कह देता था मैं इससे नहीं करूँगा, आप अब कोई और ढूंढ लाओ। सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बदली भी कर देते थे, और भाई सर्कमस्टेंसेस उनके हक में है तो नाजिम को बोल देते थे यही रहेगा। लेकिन क्रक्स ऑफ द मैटर इज इट वाज एसेंशियली अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जिसके अंदर राजा नवाब नहीं थे। डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो फार्मर के ऊपर थी। बाकी आर्टिसन क्लासेस जो थी उनका एक्चुअली इट्स अ फुल फ्लेज्ड सब्जेक्ट कि आप देखोगे कि किसान का उनके प्रति एक ऑब्लिगेशन था फसल के समय में उनको देना। दूसरी तरफ उन क्लासेस का ये ऑब्लिगेशन था कि किसान को वो फसल की कटाई चढ़ाई में मदद करेंगे। तो इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी थी, जिसके अंदर आज की तरह जो कास्ट थी वो इतनी रिजिड नहीं थी। कास्ट मोबिलिटी थी, पीपल वुड शिफ्ट, कि एक व्यक्ति धानक से जुलाहा बन जाएगा, ऐसा कास्ट कन्वर्जन होता था। हाँ, दूसरी तीसरी पीढ़ी में अब वो जुलाहा उसको बोलने लग जाएंगे। रंगरेज जो था वो भाई दुनिया बन जाएगा। तो कास्ट मोबिलिटी एक ही लेवल पे होती थी या मतलब दूसरे लेवल पे भी होती? विद इन नियर बाई क्लासेस कास्ट मोबिलिटी के आप इनकी सेंसस रिपोर्ट्स देखो, ब्रिटिश टाइम की, जो 1872 से शुरू होती है, और आप देखेंगे कि उसी एरिया में एक कास्ट की स्ट्रेंथ एक सेंसस में इतनी आ रही है, अगली में इतनी आ रही है, और बीच में आप देखोगे कि अगर आप उस समय की इकोनॉमिक कंडीशंस को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा ये धंधा था, ये मंदा पड़ रहा था, और ये धंधा था जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही थी, तो लोग उधर को शिफ्ट हो गए। अच्छा, आपने जैसे बात की तंवर और कुछ राजपूत क्लैन, हाँ, चौहान तो नहीं, खैर तोमर जैसे
चौहान सबसे बड़ा क्लैन है भाई। नहीं नहीं, जैसे मैं जो बात कर रहा हूँ वो जैसे तोमर तंवर, ये कुछ गोत्र जो हैं बहुत कॉमन है, जाटों में भी और राजपूतों में भी। और ये बात है वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, ये जो पूरा रीजन है, दिल्ली सूबा जिसको जो पुराने वाला है, इसमें बहुत कॉमन है। तो ये क्या कहानी है कि जो सरनेम है, गोत्र हैं, वो सेम है और कास्ट अलग अलग है? ना आपने दो का नाम लिया, राजपूत और जाट, मैं इसमें ऐड करूंगा गुजर भी, उनके भी बहुत से सरनेम हैं जो इधर हैं। इसके अंदर फिर आप ऐड कर सकते हो भाटीज को, भटियाना के लोगों को भी, उनमें भी ऐसा कई आपको मिल जाएंगे कि उधर वाले जो गोत हैं तीनों जगह मिल जाएंगे, तीनों जातियों में। इसका आंसर ये है कि अगर आप फोक हिस्ट्री देखें ना, इन सभी जातियों की फोक हिस्ट्री उठाओ, तो आपको मोटे तौर पे, मैं हर एक के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मोटे तौर पे आपको पता लगेगा कि जो 66% पॉपुलेशन है, ब्राह्मण लगभग 7%, बनिया लगभग 6%, राजपूत, मुस्लिम और हिंदू दोनों मिला के 11%, जाट 26%, तो इनको अगर आप जोड़ोगे तो यू विल कम टू समथिंग लाइक 66%, 66%। ये जो 66% लोग हैं, इनकी फोक हिस्ट्रीज में एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि जी हम ये बताएंगे हमारा निकास, ब्राह्मण बोलेगा मैं बंगाल से राजस्थान आया फिर आया, राजपूतों में कोई बोलेगा मैं उज्जैन था फिर राजस्थान से आया, लेकिन मोस्टली 90% ऑफ देम विल से कि हम राजस्थान से आए, अपना निकास वो राजस्थान से बताएंगे। राजस्थान से जी हम कोई कहेगा मैं मुल्तान होते हुए आया, कोई कहेगा मैं गढ़ गजनी होते हुए आया, और वो फिर हरियाणा आएंगे और हरियाणा से दोआब जाएंगे। ये इनकी फोक हिस्ट्री मिलेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट, राजस्थान हरियाणा दोआब। सिंध का जो रीजन है वो शायद वो वाला जो इतिहास है वो शायद भूल भी गए होंगे पुराने। हो सकता है भूल गए हों, इसके अंदर कुछ बातें हैं जो लोग क्या होता है कि इतिहास ना जो इमीडिएट है, जो वर्तमान है, उससे बहुत इन्फ्लुएंस होता है। लोग ऐसा अपना इतिहास मॉडिफाई कर लेते हैं जो इमीडिएट सिचुएशन है उनको सूट करने के लिए, तो उसमें से कोई चीज़ जो इसमें इमीडिएट में उनको नुकसान करने वाली है उसको वो काट देंगे करते हैं ऐसा। तो जैसे गढ़ गजनी है, एक्चुअली गढ़ गजनी वाली बात इतनी फार फेस्ट नहीं है, लेकिन अगर हम उस गढ़ गजनी को माने, स्वात नाम की एक जगह है पाकिस्तान में, उसके पास एक गढ़ गजनी, एक गजनी तो वो है जो मोहम्मद गजनी की राजधानी था, वो एक अलग जगह है, ये एक दूसरी जगह है। और यहाँ तक जो है जो जैसे जब तैमूर का हमला होता है तो जाटों का रेजिस्टेंस यहाँ से शुरू होता है। तो सरसा वाले साइड या और पीछे? नहीं नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ आज के दिन जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, वहाँ पे स्वात नाम की एक वैली है, उसके साथ में एक वैली है जिसको अंदर एक गजनी नाम का छोटी सी जगह है। तो ये जो चीज़ें हैं इन पे स्टडी की और ज़रूरत है, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ ना कि हिस्ट्री को कई बार लोग प्रेजेंट को सूट करने के लिए मॉडिफाई कर लेते हैं। और ये जो मूवमेंट होता था इन कास्ट का, जैसे आपने कहा क्लॉकवाइज तीनों कास्ट का, चाहे गुज्जर है, तो वो पॉइंट जो आप कह रहे थे ना कि इनके सरनेम कॉमन है, हाँ, तो वो इससे जुड़ता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देयर इज सम थिंग कॉमन बिटवीन दीज पीपल, इनका जो स्टार्ट पॉइंट है वो कॉमन है। ये शुरू से अलग अलग थे, जातियों में थे, या ये एक ही लोग थे जो बाद में पेशे के आधार पर जातियां बन गई, वो एक स्टडी का विषय है। जो मेरा अपना विचार है वो ये है कि पेशे के आधार पे फिर वो जातियां बन गई, पेशे को बाद में जाति बना दिया गया। क्योंकि आपस में जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो तो सेम ही है, सेम एरिया में इनका मूवमेंट है, सेम टाइम पीरियड में है वो मूवमेंट, और कहीं ना कहीं मतलब नेचर भी सेम है। कल्चरल सिमिलरिटी इनकी, लाइक आई सेड 80% कस्टम्स ट्रेडिशन सेम है। तो इसमें जो सबसे बड़ा एक, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा तो आप बता सकते हैं कि कितना बड़ा रोल रहा है 1857 का जो युद्ध है, इन सब चीज़ों में हरियाणा के जो ये आइडेंटिटी या तो डाइल्यूट हुई या चेंज हुई,
आपने जैसे बताया कि कल्चरल से रिलीजियस की तरफ हम मुड़ते हैं, यस। तो ये 1857 के युद्ध का क्या मतलब, इसमें रोल क्या है इसमें आइडेंटिटी चेंज होने में? 1857 जो था एक वाटरशेड था। वाटरशेड इसलिए था कि दिस वाज द फाइनल बरिंग ऑफ मुगल और मुस्लिम रूल ओवर इंडिया। जो मुस्लिम एलीट थी वो इसके बाद यू कैन से ईदर दे वर डेड और दे वर डिफैंक्ड। डेड लाइक द मुगल डायनेस्टी इटसेल्फ, तिमरिद परिवार खत्म हो गया, या डिफैंग हो गए जैसे निज़ाम था लेकिन था अब अंग्रेज़ों के स्ट्रिक्ट कंट्रोल में। सो दी जो मुसलमान वर्ग था उसके अंदर एक फीलिंग थी ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड, लेकिन उनके पास जो एलीट जो नॉर्मली लीडरशिप प्रोवाइड करती वो अब नहीं थी। वो एलीट कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी या ख़त्म हो चुकी। तो इसमें स्टेप इन करते हैं वहाबी, बेसिकली रिलीजियस टीचर जो वहाबी स्कूल ऑफ इस्लामिक थॉट से संबंध रखते हैं। वो फैलते हैं बंगाल से लेके अफ़गानिस्तान तक, और हरियाणा का जहाँ तक सवाल है उनका एक बड़ा केंद्र था थानेसर। दूसरी तरफ सिख जो 1857 में अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे, वो उनको अब बेनिफिट मिल रहा था लॉयल्टी का, लॉयल्टी बोनस मिल रहा था। उनको अंग्रेज़ मोटिवेट कर रहा था कि तुम अपने रिलीजन को फैलाओ और अपनी आइडेंटिटी को डिफ्रेंशिएट करो हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी। तो ये सारी चीज़ें सिंह सभा वगैरह जो बाद में बनी, ये सब प्रोडक्ट थी उसी का। और प्रोस्टलाइजेशन जो था, सिख प्रोस्टलाइजेशन स्पेशली ये मालवा रीजन में बहुत हो रहा था। तो एक तरफ पंजाब के अंदर स्ट्रेथनिंग ऑफ सिख आइडेंटिटी, और इधर जो गंगा दोआब और बाकी का जो एरिया है उसके अंदर कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम्स अंडर देयर रिलीजियस लीडर्स लेड टू बैकलैश इन फॉर्म ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज एक हिंदू रिस्पॉन्स था इन दोनों जो आइडेंटिटी थी उनके अपोजिट, कि वो हिंदू जो उस समय तक एक डोसाइल नेचर दिखाता था, ओपन कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता था बाकी जो भी मत और संप्रदाय थे, आर्य समाज ने उस धारणा को तोड़ा और वो उसके सामने खड़े होने लगे। तो अब इन तीनों के जो एडरेंट थे, जो इनके फॉलोअर्स बने, वो कल्चरल आइडेंटिटी को उनके लिए छोड़ना जरूरी था। रिलीजियस आइडेंटिटी को धारण करने के लिए कल्चरल आइडेंटिटी को तो तोड़ना जरूरी ही था। इसीलिए आप इसका असर देखेंगे मेवात में उन्होंने जो ये वहाबी मूवमेंट हुआ उसने इंसिस्ट किया कि आप गाय को खाएंगे। उस समय तक नहीं खाते थे, हरियाणा के ज़्यादातर मुसलमान गाय नहीं खाते, लेकिन ये उस स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रिलीजियस आइडेंटिटी का हिस्सा था कि गाय को खाओ, क्योंकि ये आपको जोड़ती है उससे, आपके पुरानी जो कल्चरल रूट्स हैं उनसे जोड़ती है। सिखिज्म के अंदर जो क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदू वेज एंड रिचुअल्स वो प्रोमिनेंटली बाहर आने लग गया, वो भी इसीलिए था। और वो जो 5K, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि ये 5K उसी समय में ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं जो उनके हैं। ये एक तरह से डिफ्रेंशिएट करने का स्टार्ट था कि भाई तुम हिंदू नहीं हो, तुम सिख हो। इसी तरह फिर आर्य समाज का भी बैकलैश था कि हम भी वो नहीं है, हम जो वेदों को मानता है वो है। तो दिस वाज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कल्चरल रिलीजियस आइडेंटिटीज एट द कॉस्ट ऑफ कल्चरल पोस्ट 57। और इसमें एक बात, जब 1857 की बात होती है इतिहास की, तो उस युद्ध में हरियाणा का जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं या तो मेंशन ही नहीं होता है, या मेंशन होता है तो बहुत ही मतलब नीचे कर्सरी टाइप से होता है। मेरठ का जो है म्यूटिनी,
वो सबसे ऊपर और पहले दर्शाई जाती है कि 9-10 मई को वो शुरू होती है। तो ये इसका क्या मतलब हरियाणा का क्या कंट्रीब्यूशन है 1857 में? उसका हमारे ऊपर तो असर पड़ा, लेकिन उसका मतलब उसको हमने कैसे इम्पैक्ट किया? एक्चुअली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरठ में जो एक्चुअली अम्बाला में जो हम कहते हैं अम्बाला की हमारी म्यूटनी और मेरठ की म्यूटनी जो थी वो नॉन हरियाणा म्यूटनी। एक्चुअली अगर आप ट्रुप कंपोजिशन देखें तो अम्बाला में जो एक्चुअली तो अम्बाला में ऐसी कोई प्रॉपर म्यूटनी नहीं हुई थी। रेजिस्टेंस को बहुत जल्दी अंग्रेज़ों ने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन वो सारे सिपाही तो पूर्विया थे, वो कोई हरियाणवी नहीं था। हरियाणवी सिपाही ने जिन्होंने रिवोल्ट किया वो थे जो मेरठ में थे, थर्ड बंगाल लाइट कैवलरी। थर्ड बंगाल लाइट कैवलरी जो थी वो थी रांगड़ों की, जाटों की और राजपूतों की मिक्स यूनिट थी। इसके अंदर जो मेजॉरिटी से मेरा कहने का मतलब 80% जो सवार थे वो हरियाणा से थे, रांगड़, राजपूत और जाट, मेनली कलानौर और रोहतक इस इलाके के। ये यूनिट है जो 10 मई को विद्रोह की शुरुआत करती है मेरठ में, अगले दिन पहुंच जाती है दिल्ली को कैप्चर करते हैं। अगर ये यूनिट नहीं आती तो दिल्ली के अंदर मैं नहीं कह सकता कि भी विद्रोह कब होता, और होता भी तो नहीं होता, क्योंकि ये हैं जो आके जो दिल्ली में 3 यूनिटें थी उनको मोटिवेट करते हैं, बादशाह को एक तरह से मजबूर करते हैं कि वो विद्रोह का नेतृत्व करे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है जो एक अंग्रेज जासूस है उसने नरेट की है। जब ये लोग जाते हैं तो वो बादशाह जो थे वो बहादुर शाह जफर वो अपने उसको एक हाउस होल्ड के जो इंचार्ज थे उनको भेजते हैं कि यार इनको बोलो मेरी उम्र हो रखी है, मैं थोड़ा ही अब ये करूँगा। तो ये सवार उसको जवाब देते हैं कि उनको बोलो कि हम हिंदुस्तान उनके कदमों में रख देंगे, वो हाथों भरे। ये इनका, और ये थे थर्ड कैवलरी वाले जो उसको एक तरह से मोटिवेट या मजबूर करते हैं कि वो विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करे। उसके बाद अगले दिन 13 मई को ये लोग गुड़गांव को कैप्चर करते हैं, और इस यूनिट का आखिरी जो ये युद्ध लड़ती है वो है मार्च 1958 में। एक कड़ी नदी है इधर गंगा दोआब में ही पड़ती है वहाँ पे। और तो अपना जो इतिहास है मतलब जो 57 का हरियाणा के अंदर जो घटित हुआ, हरियाणवियों का रोल, शायद आप वो एक ये बना रहे हैं बहुत बड़ा संग्रहालय म्यूज़ियम अम्बाला में, तो शायद ये सब बातें वहाँ पे रखी जाएंगी। और इसमें जो हमारे जो शहरों का जो इतिहास है, जो आज मान लीजिए एक आइडेंटिटी बन गया है हरियाणा के लिए, चाहे अम्बाला हो, चाहे हिसार हो, भिवानी, जो आजकल के मतलब डिस्ट्रिक्ट ही हो गए हैं अब तो सारे, रोहतक, झज्जर, इनका क्या मतलब 1857 से पहले और बाद में कितना बदलाव आप देखते हैं कि इनके इतिहास में आप देखते हैं कि आया है? क्या ये इतने ही प्रोमिनेंट थे उस समय भी, या कुछ प्रोमिनेंट थे और कुछ बाद में प्रोमिनेंट बने शहर? क्योंकि ऐसी बातें भी होती है कि पहले तो कुछ मतलब खाली था, लेकिन जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आया तब प्रॉपर यहाँ पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हुआ, और एक बैकवर्डनेस का, खासकर जो साउथ हरियाणा है उसके जो पिछड़ेपन का एक कारण ये माना जाता है कि कम से कम जो नॉर्थ हरियाणा है, अम्बाला डिवीजन जो बोलते हैं, कम से कम वहाँ पे एक सिख साम्राज्य का वो एक पार्ट था, तो वो कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन था, इसलिए वहाँ पे गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस कुछ तो एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। नहीं, देखो जहाँ तक लास्ट थिंग फर्स्ट, सिख राज्य ये एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड सत्य है कि जितने भी सिख छोटे छोटे राज्य थे, किसी के पास 12 गांव, किसी के पास 80 गांव वगैरह, ये इनके जो टैक्स होते थे वो बाकी इलाकों से ज़्यादा होते थे। एनीवे दैट बिसाइड्स,
मेन पॉइंट जो मुद्दा है शहरों का, मतलब हरियाणा और इसकी बसासत यानी क्योंकि हैबिटेशन। ये मैंने सवाल इसलिए भी पूछा कि इनकी प्राचीनता क्या है किसकी मैं बताता हूँ। शहरों की, क्योंकि कई बार हर बार ये आता है कि ये तो मतलब आप जाएंगे बोर्ड लगे रहते हैं कि प्राचीन नगरी फलाना में आपका स्वागत है, दिखाना में आपका स्वागत है। ये तो वही बात है, लोगों का अपना दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सच्चाई ये है, सन 40 नाम का एक भयंकर अकाल पड़ा था, अच्छा। जो अगर आप क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से देखो तो 1783-84। ये अकाल इतना भयंकर था कि हरियाणा जो था वो डीपॉपुलेट हो गया था। हरियाणा के जो जन लोग थे वो मर गए थे या छोड़ के चले गए थे। हालत ये थी कि लोग भूखे मरते, यमुना के अंदर पानी में डूब के भी मरे हैं, क्योंकि खाने को कुछ बचा नहीं और कोई रास्ता नहीं, तो एक तरह से जल समाधि लेके लोग मरे हैं। ये रिकॉर्डेड सत्य है। जो उस समय के शहर थे, यानी उससे पहले के जो शहर बसे हुए थे वो थे हांसी। उसके बाद था, अगर हम चलो हांसी उधर से शुरू कर लेते हैं, सिरसा एक अच्छा खासा कस्बा था, हांसी एक अच्छा खासा कस्बा था, टोहाना एक अच्छा खासा कस्बा था, थानेसर एक बड़ा कस्बा था, करनाल था एक छोटा सा कस्बा था, पानीपत छोटा था। हाँ, पानीपत एक अच्छा खासा तक कस्बा था, महम बड़ा गांव था, कलानौर बड़ा गांव था, रोहतक एक कस्बा था लगभग सिरसा के बराबर का ही कह लीजिए, हांसी से छोटा, झज्जर एक कस्बा था, रोहतक से थोड़ा बड़ा था। रोहतक से बड़ा था? हाँ, थोड़ा बड़ा था। नारनौल एक प्रॉपर कस्बा था, और गुड़गांव नाम की एक गांव था, भिवानी नाम की कोई जगह नहीं थी, तो शाम एक ट्रेड सेंटर था। सन 40 के बाद अब हम इन्हीं को दोबारा रिविजिट करते हैं। सिरसा खाली था, हिसार के अंदर हिसार खाली था, जो उसका किला था उसके अंदर कोई 200-400 रांगड़ परिवार आगे रहने लग गए थे इधर उधर से। ये अब मैं बात कर रहा हूँ 1800 की। हांसी जो था ये दोबारा बसाया था जॉर्ज थॉमस ने 1996 से शुरू करके, और 1896 1796 से शुरू करके, 1796 से शुरू करके और 1800 इस दौरान रीपॉपुलेट किया था उसने। इधर बीकानेर से जो महाजन थे उनको बुलाया था कि आप आइए, मैं आपकी सिक्योरिटी गारंटी करता हूँ, यहाँ पे आप अपना काम शुरू कीजिए, काम धंधा शुरू कीजिए। भिवानी जो था वो बसा दादरी और बीकानेर से जो बनिए गए वो उनको ट्रेड सेंटर के तौर पे। ये शुरुआत इसकी हुई थी घोड़ों के व्यापार से। भिवानी, हाँ, यहाँ मेले लगते थे। गुड़ियानी जो नाम की जगह है, गुड़ियानी का जो मेला था वो उस समय का नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा घोड़ों का मेला लगता था। हाँ। तो भिवानी ट्रेडिंग टाउन है, अंग्रेज़ों का बसाया हुआ है। अंग्रेज़ों से पहले कोई भिवानी नाम की जगह नहीं थी। अब चाहे वो अपना इतिहास कुछ बनाते रहे, मतलब गांव वहाँ पे कोई रहा हो अलग बात है, लेकिन शहर वगैरह जो थी वो बनाया हुआ है अंग्रेज़ों का एज अ ट्रेडिंग सेंटर। रोहतक बड़ा है अंग्रेज़ों के समय में, बड़ा शहर बना है क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनने के बाद ये बढ़ने लग गया। झज्जर जो है वो बढ़ा है सन 1857 तक। उसके बाद स्टंट हो गया क्योंकि वो नवाबी ख़त्म हो गई और कोई इसकी जगह कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या ट्रेड उसको रोहतक में ही डाल दिया फिर। हाँ, उधर कोई एक्टिविटी आई नहीं। रेवाड़ी जो बड़ा है ये बड़ा है रेलवे लाइन निकलने के बाद। जो अजमेर की तरफ जो रेलवे लाइन निकाली अंग्रेज़ों ने, वो जब रेलवे लाइन यहाँ से गई और इसको जंक्शन के तौर पे डेवलप किया, तब ये रेवाड़ी बड़ा है। गुड़गांव बड़ा बना है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनने के बाद। करनाल बड़ा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनने के बाद।
और वो भी तब जब वो जो नवाब मंडल नवाब जो था, जो उसको अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती शिफ्ट कराया था यहाँ पे कि तुम यहाँ से करोगे। बीच में कुछ दिन जींद का राजा भी रहा था, पर वो कुछ ही दिन रहा था। जींद बना क्योंकि वो राजा आ गया था, फिर उसको जॉर्ज थॉमस ने वहाँ से भगा दिया, वो संगरूर चला गया। उसके बाद जींद की ग्रोथ स्टंट हो गई थी, थानेसर की ग्रोथ स्टंट हो गई इसके बाद, क्योंकि अब अंग्रेज़ों के राज में इस जगह की कोई विशेष धार्मिक प्लेस के रूप में ही रह गया, ये ट्रेड सेंटर वगैरह रहा नहीं। अम्बाला बना है अंग्रेज़ों का टाइम में, क्योंकि उन्होंने यहाँ कैंटोनमेंट बना लिया। तो इस ढंग से है। तो ये एक तो ये डिपॉपुलेशन और रिपॉपुलेशन की कहानी है। एक ये तो अंग्रेजों के समय ये तो अब काल पड़ गया, तो इसलिए हो गया, काल पड़ गया। लेकिन एक कहानी ये भी है कि इससे पहले, ये तो शहरों की बात होगी, कि कई जब आक्रमण होते थे मुगलों के समय, उससे भी पहले भी, तो ये कहानी हमेशा चलती रहती है कि गांव के गांव खाली होना, फिर बसना नई जगह पे, क्योंकि ये था तो एक बहुत बड़ा जंगल इस एरिया में। नहीं, जंगल नहीं था। बहुत से जो बड़े गांव हैं, देखो हमारे यहाँ पे, जैसे वो मैं बात कर रहा था ना कि यहाँ पे किसान जो था वो जजमान था, तो हमारे गांव की एक और खासियत आप देखोगे, बड़ा साइज तो एक खासियत मैं पहले बता चुका हूँ। दूसरी आप खासियत देखोगे कि क्लस्टर है, दैया का क्लस्टर, हाँ, दलाल का क्लस्टर, तंवर राजपूतों का क्लस्टर, मंदार राजपूतों का क्लस्टर, इस ढंग से क्लस्टर हैं। ये जो क्लस्टर है, ये लोग जब ये ऐसी वारदात होती थी, मान लो भाई नादिर शाह आ गया या उससे पहले तैमूर आ गया और लोगों को जगह छोड़ के जाना पड़ा, चले गए, लेकिन 1 2 4 पीढ़ी के बाद वापस आ गए, और वापस आके उसी ज़मीन पे ये बड़ा एक जब अंग्रेज़ों ने ये हमारे गांव का इतिहास संकलन शुरू किया, तो उस टाइम पे दे रियलाइज कि ये जगह नहीं छोड़ते हैं, तो आते उसी जगह वापस हैं। ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन जो परिवारों के बीच होता है वो वही होता है, और वही पुराना सिस्टम फिर से आ जाता है। तो जो इतिहास है कम से कम वो अपना याद रखते थे। यस, मैं आपको मेरे गांव की कहानी बताता हूँ, बदानी। जैसा मैंने बताया, सन 1783, और उसके साथ साथ उस समय की जो अराजकता थी, कहीं मराठा लूटने आ रहा है, कहीं सिख लूटने आ रहा है, कहीं रोहिला लूटने आ रहा है, उसके कारण पहले ये जो 3 छोटी बदानी थी, एक राय बदानी, एक सेरावतों की बदानी और एक और देशवालों की बदानी, ये पहले इकट्ठे हुए और कुछ परिवार इनमें से निकल के चले गए। कोई पहाड़ी धीरज चले गए, कोई घेवरा चले गए, कोई नरेला चले गए। 2-3 पीढ़ियों के बाद जब अंग्रेज़ों का शासन आया, कानून व्यवस्था ठीक ठाक हुई, तो ये लोग वापस आ गए, और वापस आके फिर से इन्होंने ज़मीन ली। इस बीच में जो राय बदानी के कुछ परिवार जो वापस नहीं आए, और जिनके बारे में आज भी वो गांव वाले आपको बता देंगे कि फलाना परिवार पहाड़ी धीरज रह रहा है, फलाना नंगली रह रहा है, वो आके और उनकी ज़मीन को नवाब ने, फिर ब्राह्मण थे वो, इधर गुड़गांव के पास से उनको ले जाके और उनके बीच में वो बांटी, और ब्राह्मणों का गांव बना वहाँ पे, बदाना जिसको कहते। तो ये जो गांव थे ये उजड़ते थे, लेकिन वापस बसते थे वहीं पे आके। अब इसमें 1857 के बाद जब हम जाते हैं तो 1947 तक इसमें जो आइडेंटिटी में चेंज आता है, इसमें तो ये देख लें कि फिर जो रेवोल्यूशन लगा लीजिए या एक मूवमेंट शुरू होता है अंग्रेज़ों के खिलाफ। हालांकि एक बहुत बड़ा तबका है जो उसमें भाग नहीं लेता है, क्योंकि एक ये भावना थी कि जो पहले की स्थिति थी 1857 से पहले, या और पहले जाएं, मुगलों के समय जाएं, उससे पहले अगर आप बात करें 18वीं शताब्दी की, जिसमें आप कह रहे हैं कि रोहिला भी लूट रहे हैं, सिख आ रहे हैं वो भी लूट रहे हैं, और फिर पेशवाई जो है उसकी भी अलग मार है। तो ये इस स्थिति को देखे, और जब ब्रिटिश आए तो वो एक चेंज दिखा उनको,
कि अब थोड़ी स्थिति सुधरी, खासकर जो जमींदार थे लोग, जिनके पास फसल थी, जमीन जोतते थे, किसान थे, उनकी स्थिति सुधरी। इसलिए जो रेजिस्टेंस था ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस खासकर रीजन में अक्रॉस कास्ट, वो इतना तीव्र नहीं था। भाई देखो, एक ये जो आर्म चेयर वॉरियर होते हैं ना, मतलब जिनका उस बात से कोई लेना देना नहीं होता, बस वो अब कुछ बातों से प्रभावित होकर अपना एक वो मन बना ले, वो अलग बात है। सच्चाई ये है कि अगर आप एक स्केल बनाओ कि भाई मैं इस राज्य को इन बातों के आधार पे असेस करूंगा, लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड क्वाइट, इस तरह से आप कुछ वो बनाइए, रिलीजियस फ्रीडम, तो आप देखेंगे कि मुगलों से और उनके बाद जो 100 साल तक यहाँ पे रहे मराठे, सिख, फलाना ढिमकाना, उनसे इन दोनों के मुकाबले में अंग्रेज़ों का राज ज़्यादा अच्छा था। ये एक सत्य है। नहरें उनके समय में बनी। आप पब्लिक बिल्डिंग्स देख लीजिए, पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग्स, आप पूरे हरियाणा घूम लीजिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे इंडिया घूम लीजिए, पब्लिक यूटिलिटी बिल्डिंग, पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक कॉलेजेस, सारे के सारे आपको ब्रिटिश टाइम के ढूंढ के देख लीजिए। चलो नालंदा आप कहते हो वो तो मुसलमानों ने जला दिया, मुसलमानों ने कोई बनाया हो, सिखों ने कोई बनाया हो, राजस्थान में राजपूत राजाओं ने कोई बनाई हो पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक कॉलेज, अंग्रेजों के आने से पहले। अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने जब उनके ऊपर अपना होता है एक एजुकेशन सिस्टम भी नया अंगूठा रख दिया, उसके बाद की छोड़ दीजिए। मेयो कॉलेज, ये सारे के सारे अंग्रेजों के आने के बाद बने हैं। जब वो राजा एक तरह से अंग्रेजों के अधीन था, उनसे पहले के आप मुझे दिखाओ, कोई नहीं। कोई कहेगा अरे हमारे यहाँ तो इतने स्कूल थे, कोई स्कूल नहीं थे। एक मास्टर जी कुछ बच्चों को पढ़ाता था बेसिक्स, महाजनों के बच्चे चले जाते थे महाजनी सीखने, वो जो अकाउंटिंग जिस भाषा में रखी जाती थी। पंडित जी जो रिचुअल्स कराते थे, पंडित जी, उनके बच्चे जाके पंडित जी के पास सीखते थे संस्कृत, और उसके अंदर वो जो मंत्रोच्चार वगैरह वो सीखते थे। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर इलिटरेट। आप मुझे दिखाइए कौन सा जाट, कौन सा राजपूत, कौन सा गुजर, उनमें से कौन सा था जिसने कोई किताब छोड़ी हो लिख के। तो ये जो है सच्चाई ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड क्वांटिफाइबल, जो आज की मॉडर्न मतलब सभी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और वो सब, वो वाला एजुकेशन सिस्टम तो है ही नहीं। ये तो इन्हीं के साथ आया। वेलफेयर स्टेट एज अ कंसेप्ट इज अ ब्रिटिश इंट्रोडक्शन टू इंडिया। आप अकाल को देख लीजिए, ब्रिटिश टाइम के अकाल का आपके पास पूरा रिकॉर्ड है, 100% रिकॉर्ड मिलेगा। अगर बंदे मरे हैं तो उनका भी रिकॉर्ड है, कितना रिलीफ दिया गया, उस रिलीफ को देने में क्या क्या कमियां रह गई, उसके बाद कानून बनाए गए हैं कि भाई आप उनको आगे से ऐसे टैकल करेंगे अकाल। उससे पहले क्यों नहीं था? दिखाइए मुझे रिकॉर्ड। उससे पहले मगर उससे पहले अकाल पढ़ते ही नहीं थे। उससे पहले क्या होता था, बस वो टैक्स लेते थे। और आप चालीसा का देख लीजिए, सन चालीसा जो मैं बता रहा हूँ, 1783 में हरियाणा ख़त्म हो गया था। पॉपुलेशन, मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन ईदर हैड रन अवे और डाइड। आप किसी भी रिकॉर्ड को उठा लीजिए, चाहे उस समय के सिख राजाओं का रिकॉर्ड उठा लीजिए, चाहे उस टाइम के मराठों का रिकॉर्ड उठा लीजिए, चाहे राजपूत राजाओं का रिकॉर्ड उठा लीजिए, मुझे दिखाइए कौन से ने क्या रिलीफ मेजर्स लिए थे। तो ये दोबारा बसाने में फिर ये अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ था। यस। तो उसका सोशली क्या इम्पैक्ट पड़ा? यही इम्पैक्ट था कि लोग यहाँ पे जो था पॉलिटिकली, लोग कभी भी कांग्रेस या मुस्लिम लीग के साथ नहीं गए। सन 37 में जो आखिरी इलेक्शन हुआ था, प्रोविंशियल इलेक्शन, उसके अंदर यूनियनिस्ट पार्टी जीती थी पंजाब प्रोविंस में। और यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो
ये कहती थी कि भाई जब तक अंग्रेज़ों का राज है हम इनसे सहयोग करेंगे और धीरे धीरे इनसे राज हम लेंगे, जैसे जैसे ये वो होगा ट्रांसफ़र, और उसके बाद अपना अपना काम करेंगे। और एक बात मैं आपको एक ऐतिहासिक सत्य बताऊं, यूनियनिस्ट गवर्नमेंट के समय में जो रेट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस रहा है पंजाब प्रोविंस का उस समय, हरियाणा उसका हिस्सा, वो आज तक अचीव नहीं हुआ है। एग्रेरियन बेस्ड था वो। Complete transformation of agrarian economy is a gift of the British and the Unionist Party. हैं। और वो क्या मतलब ऐसा उन्होंने अलग किया जिसकी वजह से वो हो पाया? एक तो आपने बताया ड्रेनिंग, जो इरिगेशन सिस्टम है वो बहुत वास्टली इम्प्रूव हुआ, लेकिन अगर हम इरिगेशन सिस्टम की भी बात करें तो वो भी जो पाकिस्तान पंजाब है और जो थोड़ा सा माझा वाला रीजन है शायद उसी में हुआ। Yes. उसके बाहर वाला जो पूरा का पूरा हमारा हरियाणा वाला जो रीजन है उसमें तो कुछ नहीं हुआ। लाइक आई टोल्ड यू ना भाई, लॉयल्टी बोनस पंजाब को मिला खूब। जहाँ तक यहाँ का सवाल है, लाइक आई सेड के अंग्रेज जो था वो पहले वालों से बेटर था। हाँ, इसका मतलब ये नहीं था कि वो बेस्ट था। और ये भी देखिए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो कॉलेजेस, वो भी सब लाहौर और उधर ही बने। हाँ बिल्कुल, वो अपने हिसाब से काम करता था। फाइनली उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट जो था वो सबसे और ऊपर। उसमें भी ये देखिए कि वो सिखों के प्रति उनका ज़्यादा लगाव इसलिए भी था क्योंकि 1857 में वहाँ से शुरू होता है और उसके बाद प्रथम महायुद्ध तक खूब जो पंजाब का सिख भी, चाहे पंजाबी मुसलमान था, वो खूब लॉयल रहा है अंग्रेज़ों के, और उसको लॉयल्टी बोनस मिला है। हमारे यहाँ से इतना नहीं था उनके साथ वो लॉयल्टी, लेकिन उनके खिलाफ भी नहीं थे लोग। तो लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश टाइम राम राज्य था, नहीं, पहले वालों से बेटर था। यस, वी कैन से, उसका फैक्चुअल रिकॉर्ड अवेलेबल है, हम कंपेयर कर सकते हैं। वेलफेयर मेजर्स के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से दे वर बेटर। तो लोगों को जो पिछले 100 साल तक अराजकता झेले थे, उनके लिए तो ये एक से दिन रात का फ़र्क हो गया था। तो वो क्यों अंग्रेज़ों से लड़ेंगे? और ख़ास तौर पे और बहुत से फ़ायदे हुए थे। एक तो एग्रेरियन, हम कुछ भी कहें, चाहे हमारे यहाँ पे आप यही मान लीजिए इरिगेशन, हमारे यहाँ पे इरिगेशन का जो प्रसार हुआ वो पंजाब से कम था, लेकिन प्रसार हुआ। जैसे पहले वेस्टर्न यमुना नदी को रिपेयर किया गया, उसके बाद इसको एक्सपेंड किया गया। तो ये जो फिर आगरा नहर बनाई गई जो होडल पलवल के इलाके से गई उधर, उन्होंने वो किया उसका। तो ये जो छोटे छोटे मेजर थे, बहुत बड़े मेजर नहीं थे, छोटे मेजर थे, लेकिन फिर भी दे इम्पैक्टेड द पीपल्स लाइफ पॉजिटिव। फिर जो थी नौकरियां मिलने लगी लोगों को, विशेष तौर पे इसके अंदर फौज में। तो उससे कैश इकोनॉमी में आना शुरू हो गया। कैश आना शुरू हो गया तो लोगों का जो पहले बार्टर इकोनॉमी थी वो अब एक तरह से कैश इकोनॉमी बननी शुरू हो गई। ये जो हुआ है ये एक तरह, मतलब हम इसको बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं मान सकते, क्योंकि बार्टर इकोनॉमी के बहुत से फ़ायदे थे। और ये हमारे एरिया की एक बड़ी खासियत थी। दो बहुत बड़े नुकसान जो अंग्रेज़ों के समय के हमारे पे हुए हैं, इससे पहले कि कोई सोचे कि मैं तो अनऑडल्ट्रेटेड फ़ैन हूँ अंग्रेज़ों का। एक तो ये था कि उन्होंने कॉमन ओनरशिप ऑफ लैंड को स्विच कर दिया प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड में। और ये स्विच इतना तेज़ी से किया, जो सदियों से कॉमन ओनरशिप ऑफ लैंड के सिस्टम में चल रहे थे, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि लैंड आपके पास रहती थी, क्योंकि आप उसको मॉर्टगेज कर ही नहीं सकते थे। आपका इंडिविजुअल राइट उसको यूज़ करने का था, उसको सेल करने का नहीं था। सेल करने का था, लेकिन सेल हैड टू बी विद इन द फैमिली। अब ये जो प्राइवेट ओनरशिप उन्होंने अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस की, आप इनको अब वो अधिकार मिल गया, चाहे जिसको बेच दो। तो अगर आप रोहतक का एग्जाम्पल लें तो
एट द टर्न ऑफ सेंचुरी 1900 के आसपास का अगर आप डेटा उठाएं, 40% ऑफ द लैंड वॉज विद द लोन लैंडर्स, मतलब गिरवी रखी हुई थी। अच्छा। लोगों को प्राइवेट ओनरशिप का कोई कंसेप्ट पता नहीं था। सडनली प्राइवेट ओनरशिप आ गई। उसने कहा मुझे शादी करनी है, किसी ने कहा शादी करनी भाई 2 किले सरका दे और शादी कर ले, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा मैं सरका, हाँ सरका सकता है, चल महाजन के पास तू पैसे ले ले। अच्छा। उसने ले लिए, उसको तो मजा आ गया। अगली बार उसने कहा घर बनाना है, घर बना, 2 किले और सरका दे, सरका दिए। अब ये जो था घर को एक समझ नहीं आ रहा था क्या कि अगर तुम्हारा ये चला गया जमीन। तो ये हमेशा के लिए गया, हाँ। क्योंकि इसको रीपे करने की कैपेसिटी उसके सोच से बाहर थी। हाँ। उसने कभी की अकाउंटिंग होती थी और उसको समझ में नहीं आता था कि वैल्यू भी कुछ है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था, उस समय तो यही था कि सारी जमीन अपनी ही है, और यहीं रहेगी। जमीन को क्या, जमीन को थोड़ी उठा के नहीं। महाजन क्या उठा के ले जाएगा, हाँ। जमीन तो यहीं रहनी है। उसको ये नहीं पता था कि महाजन उठा के तो नहीं ले जाएगा, लेकिन वो योगेंद्र सिंह से उठा के अरिहंत को दे देगा। हाँ। तो तो ये एक बहुत तगड़ा झटका लगा है लोगों को। और तो एक तो ये अंग्रेज़ों के समय की जो बड़ी उन्होंने गलत काम किया, उनको लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए था प्राइवेट ओनरशिप के लिए। इसके सोशल इम्पैक्ट भी बहुत हुए। भाईचारा टूटने में एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात का है, ये जो प्राइवेट ओनरशिप इंट्रोड्यूस हो गई सडनली। हाँ, तो इसका किसके बीच में, मतलब जो लैंड ओनर्स थे, हाँ, लैंड ओनिंग कास्ट्स जो थी, चाहे राजपूत हैं, चाहे जाट हैं, चाहे गुज्जर हैं, ब्राह्मण का, हाँ ब्राह्मण भी हैं, और उनका और जो महाजन थे उनके बीच में ये रिलेशन खराब हुआ या? वो बाद में होता है। हाँ। अब क्या हुआ कि ये जो प्राइवेट ओनरशिप हो गई और इसके जो इन इफेक्ट थे वो तो बाद में सामने आए। वो बाद में सामने आए तो फिर ये सर छोटराम का सेंट्रल प्लान यही था ना, उन्होंने कहा भाई ये जो है आप जो सेल ऑफ द लैंड है ये एग्रेरियन क्लासेस के बीच में ही रखो, एग्रीकल्चरल क्लासेस के बीच में ही रखो। तो जब ये कानून बन गया तो महाजन ने इस बात का विरोध किया। वो पहले महाजन के पास चली जाती थी ज़मीन, अब क्या हो गया कि महाजन ब्याज तो ले सकता है लेकिन ज़मीन उसी के पास रहेगी। तो उसने कहा ये क्या बात हुई, मेरा तो पैसा डूब जाएगा अगर ये ब्याज ना भी दे तो मैं इसको क्या कर लूँ। तो वो जो फ्रिक्शन पैदा हुआ वो एक तरह से वहीं से शुरू होता है, उसकी रूट्स जो है वो प्राइवेट ओनरशिप में जाती हैं, जो एक ब्रिटिश इंट्रोडक्शन थी। प्राइवेट ओनरशिप वॉज ए यूरोपियन कंसेप्ट, हमारे यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप का कंसेप्ट नहीं था। और दूसरा जो आपने बताया, दूसरा उन्होंने इसी के साथ जोड़ के ना, पटवारी जो होता था वो गांव का एम्प्लॉय होता था। अच्छा, तो इसका एक मुगल समय में बहुत बड़ा फायदा था कि जब गांव आपको अपनी रेवेन्यू असेस कराना है तो पटवारी आपका आदमी है। हाँ, वो आपका काम उसको आप कह दो कि अच्छा चल यार तो हम तेरे को और थोड़े से दे देंगे, हाँ, जो हमारी पैदावार हुई है कम लिख ली, तो वो लिख लेता। अब वो बन गया सरकारी। अब वो तो सही लिखना पड़ता था। हाँ, तो रिश्वत वो लेगा और फिर भी काम वही करेगा जो सरकार की फायदे का है, नहीं तो उसकी नौकरी गई। हाँ, हाँ। तो इन सब चीज़ों से ना जो रूरल हमारा सिस्टम था उसके ऊपर बड़ा गलत असर पड़ा। दूसरा था जो ये जस्टिस सिस्टम था। जस्टिस सिस्टम मेन पॉइंट वो था जस्टिस सिस्टम का जो मैं बता रहा। अब कहने को जो प्रेजेंट जो जस्टिस सिस्टम है ये ब्रिटिश देन है, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, एविडेंस एक्ट, ये वो। अब ये आप देख लो क्या हो रखा है कि मुकदमों की भीड़ हो रखी है, कोर्टों में आप जाना नहीं चाहते, लोगों में एक धारणा है कि भाई झूठी गवाहियाँ हो जाती हैं, फलाना ढमकाना। जो आज के दिन पेंडिंग केसेस हैं उनका लगभग 80% जो है वो दीवानी केसेस, दीवानी, इसका क्या मतलब? सिविल केसेस, हाँ, प्रॉपर्टी रिलेटेड ऐसे वाले, और आपस में ही है समाज में। हाँ, ये जो केसेस थे ये ज़्यादातर पंचायत एंड एट बेस्ट
जो इमीडिएट नाजिम होता था, जो शिकदर होता था, उसके लेवल पे ये डिसाइड हो जाते थे। कुछ एक केसेस में रिश्वत वगैरह भी चल जाती होगी, गलत डिसीजन भी आ जाते होंगे, लेकिन वो तो आज भी आ सकते हैं। बाय एंड लार्ज वो सिस्टम दैट वाज अ क्विकर एंड मोर अप्रोचेबल। मतलब यू कुड अप्रोच, इतना पेपर वर्क आपको नहीं करने की जरूरत थी, वकील खड़ा करने की जरूरत नहीं थी, आप अपना खुद वकालत कर सकते थे। और आज की तरह वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड वो क्रक्स ऑफ द मैटर पे जाता था, टेक्निकलिटीज पे नहीं, कि तुमने टाइमली रिपोर्ट करी या नहीं, तुमने वो किया या नहीं, उन चीज़ों पे नहीं जाता था। मेन पॉइंट पे जाता था कि भाई इसने ये गलती करी कि नहीं, और अगर इसने ये गलती करी है तो इसकी प्रोपोर्शनेट सज़ा क्या हो सकती है। तो उस हिसाब से ये जो दोनों चीज़ें थी, इनका इंडियनाइजेशन होना चाहिए, हरियाणाइजेशन होना चाहिए था, क्योंकि हमारी पंचायतें ठीक काम कर रही थी, ऐसी बात नहीं है। एक पंचायतों की बात है जो कहीं ना कहीं अगर आज के इंस्टीट्यूशन में देखा जाए तो वो एक्सेप्टेड हो गया है, कम से कम विलेज लेवल पे। हालांकि जस्टिस वाली जो डिलीवरी है वो उसके हाथ में नहीं है, लेकिन एक बात जब हरियाणा की आती है तो उसमें खाप पंचायत की बात होती है, और ये इसका जो नेगेटिव कॉनोटेशन बना है, हालांकि वो कुछ हद तक उसको जायज़ ठहराया जा सकता है। जिस तरीके के जजमेंट्स आए हैं, खासकर जो प्रेम विवाह वाले जो प्रकरण हुए हैं, उनमें जिस तरीके की विचित्र जजमेंट्स ये लोग देते थे, उस हिसाब से उनकी जो काफ़ी गलत इमेज बनी। हालांकि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल और कंट्रीब्यूशन भी खाप पंचायतों का रहा है। लेकिन अब क्या हो गया है कि एक तो नेगेटिव इमेज बन गई है, और एक कहीं ना कहीं इसको एक ही जाति से जोड़ के देखा जाता है। तो क्या ये हरियाणा का ही एक कॉन्सेप्ट है खाप पंचायत, या मतलब लार्जर जो दिल्ली सूबा था जिसमें दोआब का रीजन भी आता है, गंगा दोआब, थोड़ा राजस्थान वाला एरिया भी है, तो क्या ये पूरे इस रीजन का खाप पंचायत इंडिजिनस आइडिया है या सिर्फ एक कम्युनिटी का है? एक्चुअली ओरिजिन जो खाप का है वो वहीं पे है, किसान जजमान। अच्छा। तो जो गांव थे, जैसे मैंने बताया, वो क्लैन बेस्ड थे, एक ग्रुपिंग होती थी गांव की, क्लैन बेस्ड। क्लैन ही खाप है, तो उसके अंदर डिपेंडिंग के उसके कितनी बड़ी वो खाप है, उसके अंदर टप्पे होते थे, गवांड होते थे। तो ये जो थे, ये एक सिस्टम था लोगों को सामूहिक कार्य के लिए इकट्ठा करने का। जितना बड़ा काम होगा उस हिसाब से वो लोग इकट्ठे कर लिए जाते थे, जैसा केस होगा उस लेवल पे वो डिसाइड हो जाएगा। जब तक तो ये एक इकोनॉमिकली एंड सोशली इक्वल सोसाइटी थी, ये काम कर रहा था। चाहे वो कामयाब था चाहे वो फेल था, वो वहीं पे रहता था, उसी गांव में वहीं कंट्रीब्यूट करता था। तो इन जो पंचायतों में लोग सिलेक्ट होके आते थे, लोग कहते थे अच्छा भी चलो इसको ले लो, अरिहान को ले लो इस पंचायत में, योगेंद्र को मत लो, तो उनको दोनों के कैरेक्टर पता थे। तो अब क्या हो गया है कि स्पेशली 1970 के बाद जो सक्सेसफुल क्लास थी, या जिसको आपके दिन आप कहो नौकरी पेशा वाले, वो गांव से निकलना शुरू हो गए, शहरों में जाने लग गए। तो अब जो था, जो ज़्यादा सक्सेसफुल वर्ग था, वो एक तरह से अपनी जिम्मेवारियों से हट गया, तो जो वर्ग बच गया वही करेगा, उसी में से पंचायत बनेंगी। तो वो जो था कंजर्वेटिव, कंपैरेटिवली जो आगे बढ़ना चाहता था वो शहर में जाके बैठ गया, जो खुश था अपने हाल से, वो कंजर्वेटिव, वो वहीं पे रह गया। तो उसमें उसने जो, जब भी उसके सामने कोई डिसीजन लेने का समय आता, वो सबसे हार्ड एंड डिसीजन लो, मतलब जिसमें यूँ लगे कि वो स्टेटस को पूरी तरह मेंटेन हो रहा है, कोई मेरे को ये नहीं बोलेगा कि स्टेटस को मेंटेन मत करो। यही बात परिवारों पे लागू हो गई। कोई उनको ये बताने वाला नहीं रहा कि भाई अरे तुम्हारी जो इज्जत है वो इसको मारने से वापस नहीं आने वाली, मारना सोल्यूशन नहीं है,
उनको ये भी कोई बताने वाला। और ये प्रॉब्लम जैसे आपने उठाई थी जो ऑनर डिसऑनर किलिंग की, अगर आप डेटा उठाएं कि ये कौन बच्चे थे तो आपको पता लगेगा कि ये सारे के सारे बच्चे 20 से कम साल के ही थे, 16, 18 इस उम्र के। अगर आप उनको अकेला छोड़ भी दो एज अ कपल तो वो करेंगे क्या ज़िंदगी में, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? इसका मतलब ये था कि उनको इन्फैचुएशन और लव के बीच में फ़र्क नहीं पता था। अब ये फ़र्क समझाना पेरेंट्स की जिम्मेवारी है, टीचर्स की जिम्मेवारी है। लेकिन उस मुद्दों पे तो बात ही नहीं होती। उस पे वही मैं कह रहा ना कि कंजर्वेटिज्म इतना ज़्यादा था कि ये बात तो टैबू, माँ भी बेटी से बात नहीं करेगी, बाप भी बेटे से इन सब्जेक्ट्स पे बात नहीं करेगा। तो बच्चा अब जब उसके ऊपर वो हार्मोनल इफेक्ट आता है और बच्चा लुक्स फॉर एन एक्सपीरियंस, तो उसको उस एक्सपीरियंस में कोई गाइड करने वाला नहीं है। और वो बच्चे इन चीज़ों से, ये जो एंटरटेनमेंट मीडिया है उसके प्रभाव में आगे, वहाँ पे हीरो हीरोइन बड़े अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन वो इतना एक दूसरे से प्रेम में वो हैं, और वो पूरे दुनिया से पूरा एक एरा था ऐसी फिल्मों का। हाँ, वो अभी भी है। ये जो बच्चे अभी भी जो ये कर रहे हैं ऐसा, वो ज़्यादातर इमेच्योर बच्चे ही हैं। और वो इमेच्योर बच्चों को हैंडल करने वाले भी बहुत इमेच्योर हैं, मतलब पेरेंट्स और वो समाज जो है। ये चीज़ आती है रिन्यूअल में, हमारे यहाँ पे रिन्यूअल नहीं हो रही है। दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। हमें चाहिए एक्चुअली, आई एम वेरी हैप्पी कि आज के दिन आप हो, धर्मेंद्र है, निशांत है, ये राखी लोचाब है, ये जो लोग हैं, आप लोग यंग हो, आपके ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, आपको अपने करियर भी इस्टेब्लिश करने हैं, आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आपके ऊपर मैक्सिमम वजन है अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का, उसके बाद भी आप लोग समय निकाल रहे हो इस काम के लिए। सो दैट शोज के देर इज सेविंग ग्रेस, यू कैन से, कि भाई देर आर पीपल हु आर नाउ ट्राइंग टू रिन्यू अस। आप लोग एक रिन्यूअल का काम कर रहे हो, आप रिविजिट कर रहे हो इन सारे हमारे ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, उनको रीलुक कर रहे हो, एक डिबेट शुरू कर रहे हो, विच इज़ वंडरफुल। अगर हमें एक दो छतुराम भी इस स्टेज पे मिल जाए ना, जो इस रिन्यूअल एफर्ट को फाइनेंस कर सकें, तो इट बी एन वंडरफुल थिंग। हमारी सोसाइटी, हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर वंडरफुल एक्चुअली। उनकी जो देयर इज़ अ लॉजिक टू इट, मतलब जब आप किसी चीज़ को देखते हो पकड़ के तो उसमें लॉजिक दिखता है। अब आप ये सैगोत्रा शादी ही ले लो, जिस दिन ये परमिट हो जाएगी, आपका जो पूरे का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, आई एम टॉकिंग ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, दैट विल हैव टू अंडरगो अ चेंज, अ मेजर चेंज। एक यूनिक फीचर जो आपकी आइडेंटिटी का है, दैट विल बी गॉन फॉर एवर। ऑल्सो उससे फ़ायदे कितने होंगे वो डिबेटेबल है। ये नहीं है कि सगोत्रा शादी परमिट कर दोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, नहीं होने वाली प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं, अगर डीएनए साइंस के हिसाब से भी देखा जाए तो सगोत्र जो मैरिज है वो तो इट्स नॉट साइंटिफिक। नो, इट इज़ नॉट, हाँ, एंड इट हैज़ इकोनॉमिक implications. So बायोलॉजिकल इम्प्लीकेशन, everything, biological, economical, social, it will impact the whole thing. It's a system which has been created. हम इस सिस्टम को डिस्कार्ड करने के बजाय इसको रिन्यू करें, रिविजिट करें, रीडिबेट करें। जो चीज़ वो तो समाज करता ही रहता है। जैसे पहले ही क्या होता था कि आपको तो पता ही है कि पहले 7 गोत्र छोड़ते थे माँ की तरफ से, आज 2 पे ही आ गया है, 1 पे आ गया है। नहीं, मेरा कहने का मतलब तो वो समाज अब अपनी क्योंकि वो खुद भी देख रहे हैं कि लोग मिल नहीं रहे शादी करने, बिल्कुल, तो वो उस हिसाब से बदल भी रहा है। नहीं, मैं सिर्फ वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सभी फैसेट्स को, मतलब दिस वाज जस्ट वन फैसेट के सगोत्रा शादी, और भी सारे फैसेट्स हैं। जैसे आपकी ड्रेस है, आपका म्यूज़िक है। अब हमारी जो ड्रेस है उसका एक मिलिट्री पहलू है। जो हमारा कुर्ता है, जो मैं भी आज पहने हुए हूँ, और हमारी बच्चियाँ भी पहनती हैं जब वो आमतौर पे स्कूल कॉलेजेस में फंक्शंस होते हैं। अब ये जो कुर्ता है, ये आप देखो तो ये कुर्ता है
इसका ओरिजिन है कुर्ता इंडियन कैवलरी। अच्छा। ये कैवलरी का जो सवार होता था, घुड़सवार होता था, योद्धा, वो पहनता था। तो ये एक पंचायत का डिसीजन था। बरौना में दहिया खाप के खेड़े पे पंचायत हुई थी, उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया था कि भाई हम इसको, बाकी सारी खापें भी आई थी, कि भाई हम अपनी जो ये लीगेसी है, जो हमारी मिलिट्री अचीवमेंट्स की लीगेसी है, हम इसको अपने डेली लाइफ में उतारेंगे। तो हम चाहे वो फौज में रहा हो या ना हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत, वो उसके कपड़ों में ये झलकेगी। सो इसलिए इस कुर्ते को वहाँ लाया गया था। अब इस कुर्ते के ऊपर ये जो भी हमारे ड्रेस डिज़ाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग में जो हमारे बच्चे हैं, उनको इस पे काम करना चाहिए कि इसको और घाघरे को कैसे मॉडिफाई करके करंट उसमें यूज़ में ला सकें, ताकि आपकी शादियों में आप अपने इन्हीं कपड़ों में अपनी शादियों में तैयार हो सकें। भाई आप बाकी जगह पे देखिए, आप कूर्ग में जाइए तो जो कूर्ग की शादी होती होगी उसमें उनकी विशेष तौर पे औरतें सभी साड़ी को कूर्गी ढंग से पहनेंगी, बंगाल की साड़ी में वो पहनेंगी, केरल की साड़ी में वो कलर भी है कि भाई वो कलर हम पहनेंगे ऐसे ओकेजन्स पे। तो ये बात, इस पहलू पे भी काम करने की ज़रूरत है। फिर आप अपने म्यूज़िक में आइए। अब ये जो बासण पे वो रबड़ बांधना, एक्चुअली ये ट्रेडिशन फौज में शुरू हुई थी कि भाई वहाँ पे उनके पास कोई वो वाद्य यंत्र तो होते नहीं थे। हाँ, बासण ज़रूर था, और भाई टायर की ट्यूब मिल जाए थी, जो पुरानी ट्यूब पड़ी है, वह बांध के उसने वो तो अब ठीक है, वो उस टाइम का एक मॉडिफिकेशन था। अब उससे आगे आप निकलो ना, अपने म्यूज़िक को ग्रो कराओ, और सिर्फ उसको एक डांस बीट पे नहीं। अब ये हमें ना पार्टीशन का बहुत नुकसान हुआ हमारे को, कि ख़ास तौर पे ये जो फाइनल एस्पेक्ट्स हैं, म्यूज़िक वगैरह, डांस, ये काफ़ी हद तक गुम हो गए। हमारा जो श्रृंगार रस से प्रभावित जो सॉन्ग्स हैं, वो देन थे बहुत हद तक मिरासियों की। अच्छा। मिरासी चले गए सन 47 में, हमारे पास बच गए भजनी और सांगी। अब जैसे वो एक बड़ा प्यारा सा गीत है, गया छोड़ अकेली महल हवेली, सुने पड़े घर बार में, दिन थोड़ा की ब्याही सुन। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ वंडरफुल गीत सेट टू, जिसके अंदर तबले का वो बहुत बढ़िया यूज़ करता है जब इस गीत को वो गाते हैं, ढोलक का और तबले का। अभी इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। इसके अंदर क्लासिक का टच है। जो गाने वाला है उसकी क्लासिक ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है, सुर वगैरह की पहचान ज़रूरी है, सिर्फ जोर से चिल्लाने से नहीं गीत बनेगा। तो लेकिन हो रहा है। और जहाँ म्यूज़िक की बात आई तो मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगती है अपने जो सोसाइटी है, वो है इसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज की जनरेशन में भी, विच इज़ वंडरफुल। तो इट रिफ्लेक्ट्स इन अचीवमेंट्स ऑल्सो, स्पोर्ट्स में, मिलिट्री में और जगह पे जो भी हैं, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के बगैर नहीं आई। लेकिन एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे आप देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों में मैंने 3 गाने ऐसे सुने जो बड़े पॉपुलर हुए हैं, मास मीडिया वाले गाने हैं। एक तो था बिचौला। अच्छा। उसका टाइटल है बिचौला, जिसमें वो लड़की कह रही है कि मैं किसके प्यार दी। नंगड़ों वाला दूसरा है क्या? दूसरा है। अच्छा। एक दूसरा नंगड़ वाला है, और तीसरा है वो बहू काले की। वो पुराना है। अब इन तीनों गानों में आप एक सिमिलरिटी देखिए। सिमिलरिटी क्या है कि वो मेल वैनिटी को चैलेंज कर रही है। हाँ। गाने लिखे हैं मेल ने, तीनों के जो राइटर हैं वो मेल हैं। गाना है मेल वैनिटी को चैलेंज कर रही है। सम हाउ और द अदर शी इज टेलिंग हिम कि यू आर नॉट गुड इनफ टू बी माय हस्बैंड। बिल्कुल। और तीनों में अब ये जो मेल वैनिटी है, ये बड़ी फ्रेजाइल होती है।
और सभी मेल्स में होती है, मेरे में भी, आप में भी। तो मैनहुड को चैलेंज, हमारी मर्दानगी को चैलेंज वगैरह, ये वही एक्सेप्ट कर सकता है ऐसे जोक, ऐसा गीत जो अपने आप में फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि ना मैं आई एम एनफ ऑफ अ मैन। और किसी भाषा में आपको ऐसे गीत नहीं मिलेंगे जो मेल वैनिटी को इतना स्ट्रांगली पंक्चर करते हों, और दूसरी तरफ फीमेल आइडेंटिटी को इतना स्ट्रांगली असर्ट करते हो। शी इज असर्टिव एंड शी इज एग्रेसिव अबाउट इट। शी इज, तुम नहीं हो मेरे लिए फिर, आई लीव यू, और आई बीन डन अ बैड डील। तो ये जो, अगर एक सोसाइटी के मेल ऐसे गाने अपनी वैनिटीज को पंक्चर करने के लिए लिख सकते हैं, तो वो बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंट मेल हैं इन माय व्यू। दिस शोज अस इनर स्ट्रेंथ व्हिच आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एक जैसा आपने ड्रेस की बात की कि किस तरीके से कुर्ता जो है हमारा आज का जो परिधान है, वो बंगाली कुर्ता भी उस मतलब एक उसका वर्जन है जो मुस्लिम्स में जो आया होगा, शायद वो भी वहीं से, कौन सा? जो मुस्लिम पठानी कुर्ता है। हाँ, वो भी तो थे ना, दे वर आल्सो सर्विंग इन, उनके फ्रंटियर जो फोर्स है उसकी अभी भी ड्रेस ये कुर्ता है। बिल्कुल। एक वो है, और एक हम जो पहली 100 साल पहले भी, कम से कम की बात, 100 साल तो बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन 50-60 साल पहले भी अगर बात कर लें तो एक फीचर दिखता था, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी, एक ये दिखता था कि हेड गियर होता था। अगर आप कोई भी फोटो देखिए 100 साल पुराना, तो उसमें देखेंगे सभी के मतलब सर पे कुछ ना कुछ टोपी या कुछ है। हेड होता था, मतलब सिर्फ बुजुर्गों के नहीं, यंग लोगों के भी होता था। यस। तो ये हमारे हरियाणा में भी, अब तो पहले हम देखते थे कि बुजुर्ग ही खंडवा पहनते हैं, अब तो वो भी बहुत कम दिखने को मिलता है। ये इसके पीछे क्या फीचर दिखता है आपको? बस यही है कि हम नहीं, वो हमने रिप्लेस कर लिया ना, अब क्या पहनने लगे लोग, क्योंकि हमारी क्लाइमेट डिमांड करती है कि हम सर को कवर करें, गर्मी बहुत होती है, और नंगे सर के बजाय अगर हम सर पे कपड़ा ढकेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और वो कपड़े की लेयर जितनी ज़्यादा होगी आपका सर गर्मी से उतना ही बचेगा। इसीलिए वो साफा था, और साफे का वो भी था कि भाई थोड़ा सा वो आपको फिजिकल अटैक से भी प्रोटेक्शन देता था। अब ये है कि बहुत सी चीज़ें तो इन फैशन, आप पिज़्ज़ा खाना लोगों ने इसलिए शुरू कर दिया कि वो फैशन में आ गया। हाँ, ये बाहर में भी ऐसा ही है। अगर यूएस का भी अगर आप एग्जांपल लो, वहाँ के भी फोटोज देखो 40 साल पहले के भी, तो आप हैट पहने मिलते थे लोग, लेकिन आज कोई नहीं। शायद वो बालों का जो फैशन दिखता है वो भी होगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है रादर देन हैट्स और वो सब। या अच्छा, 1947 के बाद एक चेंज दिखता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन में। 1947 से 1966 वो एक पीरियड है, बेचैनी का भी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, कि पंजाब के साथ हैं लेकिन मन से नहीं है। वो एक फोर्सफुल लगता है। तो उसकी क्या कहानी है 1947 से 1966 तक? देखो, एक अच्छी बात थी जो 47 से पहले वो थी कि ज़्यादातर जो हमारे सब्जेक्ट्स ऑफ कंसर्न थे, जो एक कॉमन सिटीजन को, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे। जैसे एजुकेशन का था, तो जो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ नेटिव एजुकेशन था उसके अंदर उन्होंने वो वर्नाकुलर लैंग्वेज जिसको कहते थे, यानी नेटिव लैंग्वेज, तो वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज छोड़ रखा था, भी आप अपना डिसाइड कर लेना कि कौन से आपके स्कूलिंग होएगी। तो फ्रॉम 1857 टू 1947 हम पंजाब का हिस्सा थे, और जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं, लॉयल्टी बोनस जो था अंग्रेज़ों ने वो पंजाब वाले हिस्से को ज़्यादा दिया था, हमें कम मिला था। लेकिन एक ऑटोनॉमी हमारी ज़रूर रही थी सोशल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हाँ, तो हम अम्बाला डिवीज़न का हिस्सा थे, तो जो डिवीज़न के सब्जेक्ट थे उनके अंदर काफ़ी ऑटोनॉमी थी हमारे पास, विशेषकर इन सब्जेक्ट्स पे, सोशल, एजुकेशनल। तो हमारी आइडेंटिटी को ऐसा खतरा नहीं हुआ था, विशेष खतरा नहीं हुआ था।
जो कि हुआ सन 47 के बाद। जो उस समय के स्कूलों में पढ़े हैं आपको पता लगेगा कि गुरुमुखी अनिवार्य हो गई थी, और जो हमारी सोशल स्टडीज़ वगैरह की बुक्स थी उनके अंदर सिख इतिहास उनके गुरुओं के बारे में वगैरह काफ़ी प्रोमिनेंटली आ गया था। और देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स। आपको डेटा भी मिल जाएगा, कमीशन की रिपोर्ट, हाँ डेटा भी मिल जाएगा जिसमें वो बताते हैं सन 66 90%, 85 to 90% जो ब्यूरोक्रेट्स थे हाँ टॉप पोजीशंस में वो पंजाब के पंजाब। रीजन से। तो ये सब चीज़ें जो थी वो इस 20 साल के ही पीरियड में आप ये देखो कि ये सब कुछ हुआ था। ये तो भला हो मास्टर तारा सिंह वगैरह का कि उन्होंने पंजाबी सूबा बन, हमारे यहाँ पे तो ऐसा कोई मूवमेंट भी नहीं था, वो उन्होंने ही मांगा, और उसके कॉन्सिक्वेंस में उनको पंजाब मिल गया। और हम भी एक की जो विक्टिमहुड की जो आदत है वो हमारे काम आ गई। बिल्कुल, इनको बड़ा फ़ायदा एक्चुअली ना, पार्टीशन को देखने के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पार्टीशन लॉन्ग टर्म में, पार्टीशन ने पंजाबियों को इन जनरल और सिखों को इन पर्टिकुलर बहुत फ़ायदा किया। अच्छा, वही ऐसे सो शुरू में बहुत नुकसान हुआ, जब पार्टीशन हुआ बहुत लोग मरे, इनके ज़्यादा मरे, इन दोनों कम्युनिटी पंजाबी हिंदू भी बहुत मरे, पंजाबी सिख भी बहुत मरे, पंजाबी मुसलमान भी मरे। ये जो पार्टीशन था और ये जो फ्रिक्शन था वो हरियाणा में मार्जिनल था, और यहाँ पे आपको वो किससे भी कम ही मिलेंगे, मारकाट वाले भी। मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट वेंट पीसफुली। अब इससे क्या हुआ कि उससे पहले क्या, अगर आप हरियाणा देखें तो जैसे रांगड़ हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ से गए हैं, और मुल्ले जाट लगभग 8% के आसपास वो गए यहाँ से। वो लोग यहाँ से थे, उनकी कल्चरल रूट्स यहाँ थी, उनकी ज़्यादातर ट्रेडिशंस कस्टम्स यहाँ के बाकियों से मिलते जुलते थे। उनकी मैरिज सेरेमनीज भी हमारे जैसी थी, पंडित को वो भी बुलाते थे, काजी निकाह पढ़वाता था लेकिन पंडित जी भी हाजिर होते थे। और भाषा एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटिव फैक्टर होता है। भाषा, जब आप सारे एक जैसी भाषा बोल रहे हो तो आप सारे एक साथ महसूस करते हो, वो एक थी। सन 47 में वो चले गए और उनकी जगह पंजाबी भाषी आ गए। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, अच्छा किया है। पिछले 75 साल में उन्होंने खूब अपने आप को डेवलप किया है, और आज वो इकोनॉमिकली बाय एंड लार्ज दे आर वेरी वेल ऑफ, वेरी नाइस, बट दे आर नॉट इंटीग्रेटिंग विद यू। वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं। दिल्ली साथ में है, वहाँ पे भी उनके साथ वाले हैं, पंजाब साथ में है, वहाँ पे भी उनके साथ वाले हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है बाकियों के साथ सोशली इंटीग्रेट होने की। उनकी चाहे मैरिजेस हैं, चाहे उनके बाकी जो सोशल रिक्वायरमेंट्स है, दे कैन बी मेट ईजीली। सिखों को फ़ायदा कैसे हुआ? सन 66 के बाद उनको एक सिख मेजॉरिटी स्टेट मिल गया। सिख स्टेट है पंजाब ऑफ इंडिया, उसका आप सोशल साइंसेज और हिस्ट्री का सिलेबस उठा के देखो, वो उनकी आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करता है। हमारे यहाँ पे हम बाकी सब कुछ सीखते हैं सिवाय अपनों के बारे में। हमारे लोकल हीरोज़ की कोई जगह नहीं है। हमारी जो सरकार भी इंस्टीट्यूशंस बनाती है या बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट बनाती है, उनके नाम पता नहीं कहाँ से लोगों को ला के रखती है। वो लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब वो जो नाम रखा है, मैं उनके बारे में उनसे खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप ये सोचिए कि बंगाल में अगर ऑप्शन हो तो क्या वो एक बंगाली हीरो के नाम पे अपनी इंस्टीट्यूशन को रखेंगे या किसी हरियाणा सर छोटराम के नाम पे रखेंगे? सिंपल आंसर है। तो हमारे यहाँ पे तो जो हमारे हीरो हैं वो गुम होते जा रहे हैं, उनकी पब्लिक रिकॉग्निशन खत्म होती जा रही है, बिकॉज देयर इज नथिंग इन देयर नेम। बाकी जगहों पे वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं। इट्स अ मेजर प्रॉब्लम विद आवर आइडेंटिटी स्ट्रेंथनिंग।
Actually, we have to now state is such that in Haryana you have to look for non-government strengthening of the. That's why ऐसे चौधरी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको कोई सपोर्ट हरियाणा गवर्नमेंट से नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, क्योंकि कुछ पार्टीज में तो ये करने की इच्छा ही नहीं है और कुछ पार्टीज में इतना ज्ञान ही नहीं है। तो आज के अगर हम बात करें सोशल मीडिया के आने के बाद, 1947 हो गया, 1966 हो गया, 1966 के बाद भी जितने भी सरकारें आई उन्होंने कोई पैट्रोनेज नहीं दिया, ना हरियाणवी कल्चर को, ना लैंग्वेज को, ना लोकल हीरोज को। तो वो जैसा था वैसा ही है। जो थोड़ी बहुत याद थी कल्चर के रूप में, जो गानों के रूप में या गीतों के रूप में, वो भी विलुप्त हो गए। वो क्योंकि अब वो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसका जो स्वरूप है वो बदल गया। तो अब किसी के पास वो जो लिरिक्स हैं, जो स्वीट लिरिक्स हैं, उनको सुनने का समय नहीं है। दे वांट अ गुड बीट जिसके ऊपर थोड़ा सा शरीर को हिला सकें, वो डीजे पे बजने वाला। हाँ। लेकिन क्या सोशल मीडिया के बाद, जैसे पंजाबी खत्रियों की बात की जो पार्टीशन के बाद आए थे, 20 साल पहले आपको वो हरियाणवी में बोलते हुए नहीं दिखते थे, बहुत ही रेयर होता था। लेकिन आज बहुत लोग मिल जाते हैं जो आपको मतलब उनकी हरियाणवी, और आप बता नहीं सकते कि गांव का व्यक्ति है या वो शहर का व्यक्ति है। तो एक ये लैंग्वेज का रोमांटिसाइजेशन हुआ है एक लेवल तक। हाँ, मैं इसको कहता हूँ, चाहे वो मतलब आप कह लीजिए कि बॉलीवुड की वजह से है या रील्स, इस तरीके से थोड़ा सा मतलब उसका एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा है हरियाणवी लैंग्वेज। कल्चर और वो सब ठीक है, कल्चर का मतलब गांव वाले कल्चर का वो थोड़ा है, बट और बहुत कुछ होना अभी बाकी है। उस डायरेक्शन में हम शायद जा रहे हैं, लेकिन उसमें काफ़ी एक रेनेसां जो चाहिए वो नहीं हमारे हो रहा। को अपनी रेनेसां चाहिए, हमारे को चाहिए जो हमारा ये वी हैव टू फर्स्ट मेक अ रिकॉर्ड, मतलब इन अदर वर्ड्स राइट आवर हिस्ट्री, अबाउट आवर हेरिटेज। फिर उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए ताकि लोगों को जब भी कहीं पे बात करनी हो, कोई उनसे सवाल पूछे, मान लो खाप पंचायत के बारे में पूछे या सगोत्रा मैरिज के बारे में पूछे, तो उनके पास एक कॉगेंट आंसर हो, एक लॉजिकल आंसर हो। इसी तरह से जैसे हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स जिसके बारे में किसी दिन हम बात कर सकते हैं, वो था मॉरल इकोनॉमी, विच वॉज अनदर डिफाइनिंग फीचर ऑफ आर्स। तो इन चीज़ों के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें, ये जो एक पूरा ढांचा है उसके अंतर्गत ही खड़ी हो सकती हैं। तो ये ढांचा इतना ख़राब नहीं था, इनफैक्ट इट्स अ वंडरफुल स्ट्रक्चर इवन टुडे। तो इन चीज़ों को पहले डिफ़ाइन करना, रिकॉर्ड करना, ताकि आने वाली जनरेशन उसको सीख सके। और एक बात ये भी है कि हमारा जो इतिहास है उसके बारे में जो फोकस है वो कहीं ना कहीं राजाओं पे, उनकी फैमिलीज़ पे, उन्होंने क्या किया, कहाँ हमला किया, उस पे ज़्यादा रहता है। चाहे जाट हिस्ट्री की वजह से बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भरतपुर किंगडम के ऊपर भरतपुर सेंट्रिक हो जाता है, वो हो जाता है। हालांकि उनका राज यहाँ तक था, लेकिन यहाँ के लोगों की बातें नहीं होती, कल्चर की बात नहीं होती है। यहाँ पे लोग कैसे, मतलब जैसे 1783 वाला आपने बताया, वो तो मतलब मुझे भी नहीं पता था कि कैसे इतना बड़ा डिपॉपुलेशन और रिपॉपुलेशन हुआ। वो तो बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है जो कि हर पुस्तक में हरियाणा में जब हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो होना चाहिए, लेकिन पता नहीं मुझे है कि नहीं है वो पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। संचालिसा ये एक तरह से जैसे अगर जूस को अपनी हॉलोकॉस्ट याद है तो हमें संचालिसा याद होना चाहिए। हाँ, तो ये सब देखिए याद नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंक्लूड होनी चाहिए, और जो आइडेंटिटी को डिफाइन करने में, और कम से कम हमारे जो रिकॉग्निशन है हमारा खुद का कि क्या थे और क्या हैं,
उसमें ये तो होना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए कि हाँ यहाँ तो 2000 साल से रह रहे हैं तो वो इतना आसान भी नहीं है करेक्ट। चीज़ें। तो ये सब है, और मैं चाहूँगा कि ये सारा डिस्कशन तो 300-400 साल के बीच में इधर उधर हम हुए हैं, लेकिन एक सीरीज हो, मेरा ये है कि आपके साथ यही सिर्फ ये डिस्कशन ना हो, एक 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी को हम अलग अलग तरीके से, यस, अलग अलग एस्पेक्ट्स, मिलिट्री, सोशल, कल्चरल, उस पे हम अलग अलग इश्यूज पे हम बात करें। और डेफिनेटली। ये बहुत सारी वीडियोस का ये होपफुली पहला एक पार्ट है, और हम ये कंटिन्यू रखेंगे ये सीरीज। थैंक यू सो मच सर। इट विल बी अ प्लेजर। थैंक यू।